अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो आर्टिकल 9 तक कवर किया था, विच डील्स विद सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। अब इस वीडियो में हम फर्दर जो इसके आर्टिकल है यानी कि आर्टिकल 10 से स्टार्ट करेंगे, जो कि डील करता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेंशन में नहीं रख सकते, उससे सेफ गार्ड प्रोवाइड किया हुआ है। तो आर्टिकल 10 जो है हमारा वो ये कहता है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि किसी भी पर्सन को आप जो है अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेंड नहीं कर सकते कस्टडी में बिना उसको इन्फॉर्म किए, एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। उसको आपने उसके ग्राउंड्स बताने, ठीक है, कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो। नोर शैल ही बी डिटेन, नोर शैल ही बी डिनाइड टू राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ना ही आप उसको डिनाई कर सकते हो, उसका ये राइट है कि वो कंसल्ट करे किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से, किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से, ठीक है, उसकी चॉइस के, यानी कि वो अपना वकील कर सकता है, ये उसका राइट है अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो। ठीक है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। देन इसका क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट, कि जब भी आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करोगे तो आपने 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, लेकर आना है कि भाई आपने ये बंदा पकड़ा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। अब इस 24 आवर्स के अंदर जो भी आपका सफ़र में जितना टाइम लगता है वो सारा एक्सक्लूड है। ठीक है, वो 24 आवर्स के अंदर काउंट नहीं होगा। नियरेस्ट जो कोर्ट है, नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है, वहाँ आपने प्रोड्यूस करना होता है। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। अगर आप किसी पर्सन को 24 घंटों से ज़्यादा डिटेन करते हो, अपनी कस्टडी में रखते हो, तो आपने सबसे पहले अथॉरिटी लेनी होती है मैजिस्ट्रेट से, यानी कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, वहाँ पे उनको रीज़न बताओगे कि क्या रीज़न है आप उसको 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सके। वो आपको अथॉरिटी देंगे, एम्पावर करेंगे, तो आप उसको 24 घंटों से ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लॉज 3 है इसका वो ये कहता है कि नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये कह रहा है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो भी बात बताई गई है वो उस पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जिसको डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बने हुए होते हैं, एहतियाती जो डिटेंशन हिरासत में रखा जाता है जिन लोगों को, ठीक है, तो ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं इनकी रेगुलर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होती, एक अलग जो है इनके ट्रायल्स वगैरह जो है नहीं चल रहे होते, अलग से जो इनके ट्रायल्स वगैरह होते हैं, अलग से जो इनके केसेस वगैरह डील किए जाते हैं। तो एक जो रेगुलर ट्रायल्स वगैरह हो रहे होते हैं तो उससे हटकर एक सिस्टम होता है इनका। तो इस वजह से कहा गया है कि जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में बात की गई है कि आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते और उसको लीगल प्रैक्टिशनर की चॉइस है और आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, तो ये सारे क्लॉजेस उस पर्सन के केस में अप्लाई नहीं होंगे जिसको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आगे आर्टिकल 10 जो है वो ये कहता है कि भाई इसका क्लॉज 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन एक्टिंग इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कोई भी आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाना है अगर, तो आपने उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर बनाना है जो कि अगर पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया होगा, प्रीजुडिशियल होगा वो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान से, सिक्योरिटी से या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पे अफेक्ट करा होगा अगर उसके एक्ट ने, तो ही आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है ना उस पर केस बनाओगे। और एनी पार्ट देयर ऑफ और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये सारे ग्राउंड्स एंड रीजंस बताए हुए हैं कि ये सारे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के फॉल करते हैं। ठीक है, आप जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के आप लॉज बनाते हो तो वो इन ग्राउंड्स के ऊपर होने चाहिए कि उस बंदे ने कोई क्या एक्ट किया हो, प्रीजुडिशियल हो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान से
या सिक्योरिटी से या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स पे अफेक्ट करे पाकिस्तान के, या पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन ना हो सके, पब्लिक में मेंटेनेंस ना हो पीस की, या फिर सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में हो रही हैं, चाहे वो गैस, बिजली, टेक्निकल हो, ठीक है, या कोई भी सर्विसेज, ठीक है, तो वो सारी उनमें जो है मेंटेनेंस ना हो सके, डिस्टर्बेंस हो उस पर्सन के एक्ट की वजह से, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में फॉल करेगा, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि एंड नो सच लॉ शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आप किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करते हो तो आप उसको 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है, आपने नहीं करना। और बताया गया है कि अनलेस द एप्रोप्रिएट बोर्ड हैज़ आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन पर्सन। अब जो एप्रोप्रिएट बोर्ड जो होगी ना, एक बोर्ड बनाई जाएगी, ठीक है, और वो उस केस को डील करेगी। और यहाँ पर ये कहा गया है कि वो बोर्ड जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि उस पर्सन को भी सुना जाए, ठीक है, कि वो भी अपना जो है मुद्दा सामने रखे, ठीक है, रिव्यूड हिज केस, उसका केस रिव्यू करेगी और रिपोर्ट करेगी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेट पीरियड, 3 मंथ का एक्सपायर होने से पहले, ठीक है ना। देन इसके बाद बताया गया है कि that there is in its opinion sufficient cause for such detention। और अगर उनको लगता है कि भाई एक sufficient cause मौजूद है उस पर्सन को डिटेन करने की, कि हाँ वाकई में ये गिल्टी है इन सारे एक्ट्स का जो अभी मैंने ये बताए हैं, ठीक है ना, तो एंड इफ़ द डिटेंशन इज़ कंटिन्यूड, और उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि उसको फिर फ्री नहीं किया जाता, उसकी डिटेंशन कंटिन्यू कर दी जाती है, तो आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा हो गए, उसकी डिटेंशन कंटिन्यू है, अनलेस द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज़ रिव्यूड हिज केस एंड रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड ऑफ 3 मंथ दैट देयर इज़ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दैट देयर इज़ इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कोज फॉर सच डिटेंशन। और जब रिव्यू बोर्ड ने उसका केस रिव्यू किया और उनको लगता है कि सफिशिएंट कोज है, तो वो उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है कि भाई रिव्यू बोर्ड कौन है, ठीक है, कौन होगा इस बोर्ड का मेंबर। तो बताया गया है इन दिस आर्टिकल द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड मीन्स in the case of a person detained under a federal law, a board appointed by the Chief Justice of Pakistan and consisting of a chairman of 2 other person, के एक अगर फेडरल लॉ को अफेक्ट किया है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई एक्ट किया है और वो वायलेशन कर रहा है फेडरल लॉ की, तो बोर्ड जो अपॉइंट किया जाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, ठीक है, और कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन ऑफ 2 अदर पर्सन, और इसमें 2 अदर पर्सन जो है वो भी इंक्लूड होंगे, ऑफ whom is or has been a judge of the सुप्रीम कोर्ट और a हाई कोर्ट। और वो जो 2 अदर चेयरमैन होंगे और जो मेंबर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन अंडर प्रोविंशियल लॉ, और अगर किसी पर्सन को प्रोविंशियल लॉ के अंडर डिटेन किया गया है, अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तो बोर्ड अपॉइंट करेगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, कंसर्न एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सन, ठीक है, जिसमें एक चेयरमैन होगा और 2 अदर पर्सन होंगे, और वो 2 अदर पर्सन जो हैं जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि द ओपिनियन ऑफ अ रिव्यू बोर्ड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर, कि जो फैसला आएगा रिव्यू बोर्ड का वो उसकी मेजॉरिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो मेंबर्स की मेजॉरिटी जो कहेगी वही उसका फाइनल डिसीजन होगा। देन इसका क्लॉज 5 जो है वो ये कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर, जब किसी भी पर्सन को आप जो है कोई ऑर्डर जो रिव्यू बोर्ड ने दिया है उसकी परसुएंस में, ठीक है, यानी कि उसके अंडर आप उसको डिटेन करते हो, मेड अंडर बाय लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है और उस ऑर्डर के मुताबिक आप किसी पर्सन को डिटेन करते हो, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शल विद इन 15 डेज फ्रॉम सच डिटेंशन, तो वो अथॉरिटी जिसने वो ऑर्डर पास किया है वो 15 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन को डिटेन करने से लेके कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बीन मेड, उस पर्सन को ग्राउंड्स बताएगी कि भाई हमने इस वजह से आपको जो है डिटेन किया है, एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, और उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने रिप्रेजेंट कर सके उस ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि खुद
की जो है वो लीगल प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो है उससे कंसल्ट वगैरह कर सके, और उसको भी जो है ना गुड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। ठीक है, अब इसका जो प्रोवाइजो है वो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड डेट द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर में। अब प्रोवाइजो ये कहता है कि भाई जो अथॉरिटी उस ऑर्डर को पास कर रही है वो क्या कर सकती है, रिफ्यूज़ टू डिस्क्लोज फैक्ट्स। ठीक है, वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि वो केस जो भी उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उस केस के उसको डिस्क्लोज करने से, विच सच अथॉरिटी कंसिडर्ड इट टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि भाई इस केस के फैक्ट्स हम डिस्क्लोज करेंगे तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है, या इसको हम जो है डिस्क्लोज ना करें तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है। क्लॉज 6 कहता है कि द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शेल फर्निश टू द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द केस अनलेस अ सर्टिफिकेट साइंड बाय अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट कंसर्न। यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस भी अथॉरिटी ने वो ऑर्डर पास करा है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, रिव्यू बोर्ड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि उस रिव्यू बोर्ड में चीफ जस्टिस होंगे और हाई कोर्ट के जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। ठीक है, तो उस रिव्यू बोर्ड को तमाम डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट है उस केस से वो उसको क्या करेगी, फर्निश करेगी, ताकि वो उस केस को देख सके कि हाँ वाकई में ये बंदा गिल्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अनलेस अ सर्टिफिकेट साइंड बाय अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट कंसर्न टू द इफेक्ट दैट इट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्स इज प्रोड्यूस्ड। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई ऐसा केस है जो उसको आप अगर पब्लिक में डिस्क्लोज करोगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो अगर वो केस को डिस्क्लोज नहीं करते उसके फैक्ट्स को, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का उसका एक सर्टिफिकेट होगा, साइंड सर्टिफिकेट आप साथ में दोगे कि भाई ये वजह है, इस वजह से हमने इस केस के जो है फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और आपने सर्टिफिकेट देना है साथ में। ठीक है, उसके बाद बताया गया है क्लॉज 7 में विद इन अ पीरियड ऑफ 24 मंथ, 24 महीनों के अंदर अंदर, कमेंसिंग ऑन द डे ऑफ हिज फर्स्ट डिटेंशन, उस पर्सन की डे फर्स्ट से जब उसको डिटेन किया गया, इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर किसी पर्सन को जो है डिटेन किया गया। अब उस पहले दिन से लेके आगे आने वाले 24 महीनों के अंदर अंदर नो पर्सन शैल बी डिटेन इन परसुएंस ऑफ एनी सच ऑर्डर फॉर मोर देन अ टोटल पीरियड ऑफ 8 मंथ। ठीक है, और ये बताया गया है कि अब 24 महीनों के अंदर अंदर जो है आपने उस केस को ख़त्म करना है। इट मीन्स ये कि आप उस पर्सन को 8 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन फॉर एक्टिंग इन अ प्री जुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, अगर आपने किसी पर्सन को डिटेन करा है किस केस के अंदर कि उसने कोई ऐसा एक्ट करा है जो कि प्री जुडिशियल था, पब्लिक ऑर्डर से हटकर उसने जो है एक्ट करा था। ठीक है, पब्लिक पीस, पब्लिक इंटरेस्ट से हटकर उसका एक्ट था, तो इसके अंडर आपने उसको अरेस्ट करा, तो इस केस के अंदर आप उसको 8 महीने से ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई और केस है जैसे कि वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह पे या सर्विसेज सप्लाईज वगैरह के इस तरह के कोई केसेस है तो इन केसेस के अंदर 12 महीने। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर पब्लिक ऑर्डर वाला केस है तो आप 8 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं करोगे, 8 महीने के अंदर अंदर आपने उसके केस को ख़त्म करना है। और अगर कोई और केस है जैसे कि पाकिस्तान के डिफेंस पे, सिक्योरिटी वाले इसा, तो 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर जो है आपने उसके केस को ख़त्म करना है, यानी कि उस केस को देखना है, और उससे ज़्यादा आप उसको जो है डिटेन नहीं कर सकते। अब प्रोवाइजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड डेट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय और वर्क फॉर और एक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो प्रोवाइजो दिया है ना, ये जो क्लॉज में बात की गई है कि भाई 8 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं करना, 12 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं करना, लेकिन अगर ये वाला काम हुआ है ऐसे पर्सन से जो कि दुश्मन मुल्क से था, ठीक है, दुश्मन था पाकिस्तान की, या फिर किसी दुश्मन के कहने पे जो है उसने ये काम किया, उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम किया, या उसका एम्प्लॉयड पर्सन था या दुश्मनों के साथ काम करता था, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अटेम्प्ट किया ये सारे काम करने की कोशिश करी जो कि प्री जुडिशियल थे टू द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
जिस पे अफेक्ट हो रहा था पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे, सिक्योरिटी पे, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पे, यानी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी किसी भी दुश्मन ने, ठीक है, या फिर उसने नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। कौन सा क्लॉज? क्लॉज 7 अप्लाई नहीं होगा, जो कह रहा है कि भाई 8 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, 12 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई दुश्मन ने ऐसा काम किया है, ठीक है, और किसी दुश्मन के कहने पे किसी पर्सन ने ये काम करा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी या डिफेंस पे अफेक्ट आया, तो 12 महीने हो कि 8 महीने के, 2 साल, 3 साल, उससे भी ज़्यादा आप उसको डिटेन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ। और एनी पार्ट देयर ऑफ हु हैव कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट्स एनी एक्ट विच अमाउंट्स टू एन एंटी नेशनल एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में फॉल करता है, ठीक है। मुल्क से गद्दारी समझ लें, मुल्क को आप नुकसान पहुँचाने वाला काम कर रहे हो, तो जो कि डिफाइंड इन अ फेडरल लॉ, ठीक है, जो कि फेडरल लॉ में डिफाइन किया गया है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी कौन सी होती है, कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में फॉल्स करते हैं। और इज़ अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मेंबर है किसी ऐसी एसोसिएशन का, ठीक है, विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स, जिसका मकसद ही यही है, वो बनी ही इसीलिए है, और विच इंडल्ज इन एनी सच एंटी नेशनल एक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसी एसोसिएशन का वो बंदा मेंबर है जो कि बनी ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसे पर्सन के ऊपर ये जो क्लॉज 7 है ना कि 8 महीने से ज़्यादा नहीं, 12 महीने से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन इसका क्लॉज 7 जो, सॉरी, क्लॉज 8 जो है वो ये कहता है द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड शैल डिटरमाइन द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ पर्सन डिटेंड, ठीक है, एंड फिक्स अ रीजनेबल सब्सटेंस अलाउंस फॉर हिज फैमिली, ठीक है। अब जो एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड बनेगी है ना, वो क्या करेगी, वो ये भी चेक करेगी कि भाई उस पर्सन को कहाँ पर डिटेन करना है, प्लेस ऑफ डिटेंशन, ठीक है, और अलाउंस भी देगी उसकी, ताकि उसकी जो है फैमिली भी आराम से रह सके, क्योंकि एक पर्सन ने क्या करा है, गलत काम करा है, उसकी पूरी फैमिली ही अफेक्ट होगी, ठीक है। तो फैमिली को जो है रीज़नेबल अलाउंस मिल जाए, सब्सटेंस, तो ये भी जो है सारा चीज़ें एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड का काम है, वो इसको डिटरमाइन करेगी। देन इसका लास्ट क्लॉज जो है आर्टिकल 10 का, वो ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी पर्सन, इस आर्टिकल में पूरे, ठीक है, जो भी बात कही गई है, अब इसके जितने भी क्लॉजेस थे आर्टिकल 10 के, इसमें जितनी भी बातें अभी हमने समझी हैं उस पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, फॉर अ टाइम बीइंग एनिमी जो है एलियन है, यानी कि वो एनिमी एलियन की यहाँ पर जो है डेफिनेशन हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं दी गई है। एनिमी एलियन से मुराद यही है कि मतलब जो भी एलियंस वगैरह हैं, तो एलियंस के कोई इस तरह के इफ़ेक्ट्स वगैरह होंगे तो उन पे जो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन यही है इससे। तो आई होप कि आपको अच्छे से आर्टिकल 10 जो है क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहता है। अब यहीं पर जो है हम आर्टिकल 10A भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अब जो आर्टिकल 10A है ना, वो डील करता है राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है। हर किसी का हक है कि उसके साथ जो है फेयर ट्रायल हो, ठीक है, बिल्कुल साफ़ और शफाफ जो है उसका मुकदमा चले। तो आर्टिकल 10 है, वो कहता है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, किसी भी पर्सन के सिविल राइट्स, ठीक है, जो भी उसके बुनियादी हकूक़ वगैरह हैं, जो इस स्टेट ने उसको राइट्स दिए हैं, उन सिविल राइट्स की और उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह है उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, और इन एनी क्रिमिनल चार्ज, ठीक है, अगेंस्ट हिम, और अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है तो उसके अगेंस्ट में अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। तो हर एक पर्सन का हक है कि उसका फेयर ट्रायल हो और ड्यू प्रोसेस, मतलब ये कि बिल्कुल इनजस्टिस के साथ उसका केस लड़ा जाए, देखा जाए, ठीक है। ये सारी बात कही गई है आर्टिकल 10A में कि हर किसी का हक है। अब चाहे वो अक्यूज्ड है, ठीक है, चाहे वो डिफेंडर है, लेकिन फिर भी उनका हक है कि उनके साथ फेयर ट्रायल हो, ड्यू प्रोसेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर आर्टिकल्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।